हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आप जानते हैं कि हमने क्लास 8th की एनसीईआरटी की पॉलिटी स्टार्ट की हुई है, जिसके 6 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और आज हम चैप्टर 5th और 6th से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, न्यायपालिका और हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित। ठीक है, तो चलिए आप आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं। इसमें संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। तो ये कह रहा है कि कितने उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो जिनकी अधिकारिता जो है वो एक से अधिक राज्यों में है। तो देखिए टोटल ना 25 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, 25 हैं। तो 3 हाई कोर्ट ऐसे एक्स्ट्रा हैं, 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिसकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों के लिए है। क्लियर है, जिसकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों के लिए है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या है। देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। 3 उच्च न्यायालयों का क्षेत्र अधिकार एक से अधिक पर है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है 1, 2 व 4 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 4 सही है या केवल 4 सही है। तो देखो 25 उच्च न्यायालय है, हमने अभी पढ़ा। ठीक है, पूरे देश में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, 3 उच्च न्यायालयों का क्षेत्र अधिकार एक से अधिक पर है, ये हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। संघ राज्य क्षेत्रों के भी न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारी कौन सी गलत है? दूसरी। तो दूसरी को एलिमिनेट कर दो, किसमें नहीं है? पहली, दूसरी और चौथी। ठीक है, सॉरी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारी गलत है, तो इसको एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ए राइट आंसर आ जाएगा कि पहला, दूसरा और चौथा जो कथन है वो सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है भाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति अपनी ओर से, भाई राष्ट्रपति की मन मर्जी है, मन में आया हटा दिया, मन में आया नियुक्त कर दिया। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। तो जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसको जो राष्ट्रपति है वो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर हटा सकता है। क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद है जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? जनहित याचिका क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL होता है, ये PLI नहीं होकर PIL होता है। तो जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है भाई? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों में, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, दोनों में। तो हमने पढ़ा था कि जो PIL है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में दाखिल की जा सकती है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, कथन है ए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है। कारण, भारतीय संविधान उधार की वस्तुओं से भरा थैला है। सही उत्तर का चयन नीचे दी गई कूट की सहायता से कीजिए। पहला है ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। ए सत्य है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सत्य है। तब इसमें देखिए कि भारतीय संविधान जो है उसमें न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है। ठीक है भाई, कथन सही है, लेकिन जो कारण है भारतीय संविधान उधार की वस्तुओं से भरा थैला है, ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन को सेटिस्फाई थोड़ी ना कर रहा है। ठीक है, वो इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी दे रहा है कि भाई भारतीय जो संविधान है वो उधार की वस्तुओं से भरा थैला है, इसलिए न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है। ऐसा नहीं है, इसलिए ये जो ए तथा आर हैं दोनों सत्य हैं, लेकिन जो रीज़न है वो ए को अच्छे से सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता है। तो हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आलोचना की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि भारतीय संविधान उधार की वस्तुओं से भरा थैला है, लेकिन ये पूर्णतः ये इस आलोचना सही नहीं भी है। हमने डायरेक्ट थोड़ी ना उठाया है सब कुछ बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन से, दूसरों से
वो हमने अपनी तरफ से अपने हिसाब से उसको चेंज करके अपनाए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय संविधान का अभिभावक निहित है राष्ट्रपति में, लोकसभा में, सर्वोच्च न्यायालय में या मंत्रिमंडल में। भारतीय संविधान का अभिभावकत्व से आप समझ सकते हैं गार्जियन, संरक्षक। ठीक है, तो कौन है भाई? राष्ट्रपति है, लोकसभा है, सर्वोच्च न्यायालय है या मंत्रिमंडल है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे भारतीय संविधान का अभिभावक है। क्लियर? नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए? 20 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या 25 वर्ष? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद अर्थात पीआईएल की शुरुआत हुई उस समय का प्रधान न्यायाधीश कौन था? 1980 में जब न्यायालय ने पीआईएल की व्यवस्था की ताकि आसानी से सभी लोगों तक न्याय आराम से पहुंच सके, उसके लिए पीआईएल की व्यवस्था 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने की। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे? प्रधान न्यायाधीश कौन थे? एम हिदायतुल्ला, एएस आनंद, एएम अहमदी की पीएन भगवती? ये की नहीं है भाई, ये पीएन भगवती है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास पीएन भगवती। नेक्स्ट है जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? संसदीय एक्ट के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, न्यायिक पहल पर या इसमें से कोई नहीं? तो भाई संसद ने कोई कानून बनाया था उससे पीआईएल हुई थी, या कोई अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में उससे, या सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पहल पर, या कोई नहीं? तो न्यायिक पहल पर 1980 में पीआईएल की व्यवस्था की गई थी। क्लियर? नेक्स्ट है भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है अभी तक? सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष। अभी तक कोई भी महिला सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रही है। क्लियर है? नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? लोकसभा द्वारा होता है, लोकसभा की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होता है, या मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होता है? तो देखो हमने पढ़ा था कि हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों है? क्योंकि उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है ना? उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए वो स्वतंत्र है। अगर उनको नियुक्त करने में सरकार की भूमिका होगी तो क्या वो स्वतंत्र रह पाएगी? नहीं। तो इससे हमारे पहले 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करता है। क्लियर? नेक्स्ट है न्यायालय के दायित्वों में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु शामिल हैं? विवादों का निपटारा करना, न्यायिक समीक्षा करना, कानून की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, संविधान के संरक्षक का कार्य करना। 1, 2 व 5 सही हैं, 2, 3, 4 और 5 सही हैं, 2, 4 और 5 सही हैं, सारे ही सही हैं। तो देखो विवादों का निपटारा कौन करता है? कोर्ट करता है। न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू कौन रखता है? कोर्ट रखता है। ठीक है, कानून की रक्षा करना कोर्ट का काम है। मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना ये भी कोर्ट। आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो आप कहाँ जाते हो? डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, है ना? संविधान के संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक वो भी कोर्ट ही है ना? तो आपके सारे ऑप्शन क्या हैं? सही है। क्लियर? नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करें। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया है, सरकार का इस पर नियंत्रण होता है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकारों का दखल नहीं होने पर ही स्वतंत्र न्यायपालिका का होना संभव है। कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो भाई देखो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकारों का दखल नहीं होने पर न्यायपालिका स्वतंत्र है, यह हमने अभी पढ़ा। और ऊपर कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रखा गया है, सरकार का इस पर नियंत्रण होता है। तो ये क्या पहली स्टेटमेंट सही है? नहीं, सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। क्लियर?
भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, अर्थात ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा किया गया फैसला सही नहीं है तो उसे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा, दोनों या कोई नहीं। देखो, एकीकृत न्यायपालिका है हमारी, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो नीचे के सभी को मानना पड़ेगा। जो हाई कोर्ट का फैसला है वो उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको मानना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए पहली स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि अगर आपको लगता है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन्होंने सही फैसला नहीं दिया, आप उनसे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आप यहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, है ना। तो हमारी दूसरी स्टेटमेंट जो है वो भी सही होती है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर? फौजदारी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फौजदारी कानून, इसमें ऐसी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनको कानूनन अपराध माना जाता है, जैसे भाई चोरी करना, ठीक है, मर्डर करना या दहेज के लिए प्रताड़ित करना, ये सब किस में आते हैं? फौजदारी कानून के अंदर आते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इसके अंतर्गत एफआईआर होने पर पुलिस जांच करती है और अदालत में केस दर्ज करती है। क्या ऐसा होता है? इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को जुर्माना या जेल या दोनों की सजा दी जा सकती है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहले दो सही हैं, केवल एक सही है, दूसरा और तीसरा सही है या सभी सही है? तो देखो, ये सारी चीज़ें फौजदारी कानून में आती हैं, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। दीवानी कानून में क्या आता है? कहीं पर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो वहाँ पे दीवानी कानून लागू होता है, जहाँ आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर? वहाँ पर आप सीधी याचिका लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, डायरेक्ट जा सकते हैं आप। लेकिन फौजदारी कानून में आपको पहले एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है, उसके बाद पुलिस जांच करती है और अदालत में केस दर्ज करती है, ठीक है। और इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को जुर्माना या जेल या दोनों की सजा भी दी जा सकती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लियर है? उसके बाद है संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 39A के अनुसार ऐसे नागरिक जो गरीब हैं या वकील करने में समर्थ हैं उनको वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य को दी गई है। इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा, दोनों या कोई नहीं? देखो, आर्टिकल 22 हमने पढ़ा था, ठीक है। आर्टिकल 22 कहता है आपको कि आप अपने बचाव के लिए एक वकील रख सकते हैं, ठीक है। आप एक वकील के जरिए अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन वहीं पर आर्टिकल 39A जो कि डीपीएसपी में है वो राज्य सरकार को ये कहता है, वो राज्य को ये कहता है कि अगर कोई नागरिक गरीब है या वकील करने में असमर्थ है तो उनको वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य की है। ये आर्टिकल 39A में मेंशन है। तो आपके दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। क्लियर है? ये आपका फंडामेंटल राइट है और ये डीपीएसपी में दिया गया है। क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट है किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण कौन करता है? पुलिस, न्यायालय, दोनों या कोई नहीं? अब आप बताइए। अब भाई आप सीआईडी देखते हैं तो वहाँ पे सीपी प्रद्युमन कहते हैं तुम्हें तो फांसी ही होगी। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने डिसाइड कर दिया तो क्या फांसी ही होगी? अब आपने देखा कि पुलिस का काम क्या है? एफआईआर दर्ज करना और इन्वेस्टिगेशन करना, है ना। इन्वेस्टिगेशन करने से पाया कि सामने वाला दोषी है, उसके खिलाफ सबूत हैं, तो वो चार्जशीट दाखिल करता है। कहाँ पर? कोर्ट में, ठीक है। वो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगा, उसके बाद पूरा प्रोसेस कोर्ट में चलेगा। अब पूरी सीआईडी की टीम ने मिलकर डिसाइड कर लिया, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिया और उसको ले जाके कोर्ट में खड़ा कर दिया। तो उस बेस पे एसीपी प्रद्युमन ने कहा है कि तुम्हें तो फांसी ही होगी। तो फांसी कौन देगा? कोर्ट देगा। तो अंतिम निर्धारण कौन करेगा? न्यायालय करेगा, है ना। न्यायालय करेगा। पुलिस का काम सिर्फ एफआईआर दर्ज करना, इन्वेस्टिगेशन करना होता है। निर्णय देने का काम, सजा सुनाने का काम कोर्ट करती है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं हमने क्या पढ़ा आज के इस चैप्टर में। हमने पढ़ा कि कितने उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी आधिकारिकता एक से अधिक राज्यों पर है। तो ऐसे न्यायालय 3 हैं। क्लियर है? भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में कुछ कथन पढ़े हमने। तो 25 उच्च न्यायालय हैं हमारे भारत में, ठीक है। 3 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक पर है, ये भी हमने पढ़ा। और न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। उसके बाद है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकते हैं? तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है, ठीक है।
उसके बाद है जनहित याचिका PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दी जा सकती है। उसके बाद भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है, क्यों है? सीमित है, ठीक है, क्यों है? उधार की वस्तुओं से भरा थैला है। क्या ये दोनों कथन एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं? नहीं, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान का गार्जियन अभिभावक संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, कौन है भाई? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष के लिए वकील होना चाहिए किसी भी उच्च न्यायालय में, किसी भी हाई कोर्ट में उसको 10 साल के लिए एज ए एडवोकेट काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। क्लियर है? अच्छा जी। उसके बाद है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद अर्थात PIL की शुरुआत हुई 1980 में, कहाँ किसने की थी? कोर्ट ने की थी, न्यायिक पहल पर हुई थी। तो उस समय प्रधान न्यायाधीश कौन थे? उस समय PN भगवती। कौन थे भाई? PN भगवती थे। की एन नहीं, P है, PN भगवती थे। अच्छा जी। उसके बाद जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? न्यायिक पहल पर हुई थी। भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं है? तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर अभी तक कोई भी महिला नहीं आई है। ठीक है, कोई भी महिला नहीं आई है। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता, इसलिए तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा होता है। न्यायालय के दायित्वों से संबंधित विवादों का निपटारा भी न्यायालय करता है, न्यायपालिका काम है। न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू भी कोर्ट रखती है। ठीक है, पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाया उसके ऊपर कानून की रक्षा करना भी कोर्ट का ही काम है। मौलिक अधिकारों का, आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना भी कोर्ट का ही काम है। और संविधान का गार्जियन भी कोर्ट ही है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। उसके बाद है कि न्यायपालिका को पूर्णतः स्वतंत्र रखा गया, इस पर सरकार का यानी कि लोकसभा का और विधायिका का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो ऑप्शन ये हमारा गलत हो गया था। और सरकारों का दखल नहीं है, इसलिए स्वतंत्र है, यह हमारा ऑप्शन सही था। क्लियर है? भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, इसलिए जो भी ऊपर की कोर्ट का फैसला होगा वो सभी हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद है कि फौजदारी कानून क्या होता है, जिसे हम कानूनी अपराध मानते हैं। चोरी करना, मर्डर करना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, ये सब क्या है? फौजदारी कानून के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है? FIR लगवाना, जांच करना और अदालत में केस को दर्ज करना। उसके बाद दोषी व्यक्ति को जुर्माना या जेल या दोनों की सजा भी सुनाई जा सकती है इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग। क्लियर? उसके बाद आता है कि अनुच्छेद 22 हमें क्या कहते हैं? कि आर्टिकल 22 कहता है कि आप एक वकील के माध्यम से अपने आप को बचा सकते हैं, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 39A DPSP के अनुसार जो गरीब है, वकील करने में असमर्थ हैं, उनको वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी स्टेट की होती है। क्लियर? किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण कौन करेगा भाई? कोर्ट करेगा। क्लियर है? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।